चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। उम्मीद करता हूं आपने अब तक पीछे पढ़ लिया होगा 3 चैप्टर्स, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके उनको पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 की स्टोरी चैप्टर 3 के एंड से ही शुरू होगी। अभी हम चैप्टर 3 में पढ़ा क्या भाई, अमेरिका का प्रभुत्व पढ़ा, ठीक है, प्रभाव जिसे डोमिनेंस बोलते हैं वो पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्योंकि भाई देखो उस समय क्या था, पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री थी, उसके जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। तो बाकी सब भी क्या कर रहे थे कि अपने अपने संगठन बना रहे थे, ठीक है, और सभी देश क्या होते सक्षम होने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो भविष्य में जाकर अपने आप को महाशक्ति के रूप में उभार सके। इस चैप्टर के अंदर हम काफी सारी कंट्रीज की बात करेंगे चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, इजराइल की बात करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे संगठन की बात करेंगे, जैसे आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, यूरोपीय संघ, इन सब की बात भी करेंगे इसके अंदर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फटाफट। आइए मेरे साथ बात कर दो जिन लोग को नहीं पता कि भाई सत्ता के केंद्र का मतलब क्या होता है, समझ लो आप लोग एक बार। कह रहा भाई सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय उन संगठनों से है जो कि भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकते हैं और वर्तमान में विश्व की व्यवस्था में मुख्य भूमिका में है। मतलब अभी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रोल में है और बाद में जाके महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया जो है अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है और भविष्य में जाके 10-20 साल बाद ये महाशक्ति के रूप में उभरेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इंडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है अभी दुनिया के अंदर, लेकिन अमेरिका जितना नहीं है। ठीक, बात करें सत्ता के जो नए केंद्र बने, ये क्या है, संगठन के रूप में उभरे। पहला है यूरोपीय संघ, ठीक है, दूसरा है आसियान और तीसरा है ब्रिक्स। 1-2 संगठन और भी हैं जैसे शार्क वगैरह और भी हैं, लेकिन मेन हम इस चैप्टर में इन 3-4 की बात करेंगे, ठीक है। आइए जरा, ये आप देख रहे हैं भाई साहब सारे इसके प्रेसिडेंट और पीएम हैं। चलिए अच्छा, ये जो संगठन थे इनमें कौन कौन से जो प्रमुख देश थे वो कौन कौन थे, एक था चीन, जापान, भारत, इजराइल और रूस। ये सब क्या थे, इसमें मेन कंट्रीज थी। कंट्रीज और भी थी बट ये मेन कंट्रीज थी, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं। कह रहा है यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था भाई, तो इसका हुआ था 1948 में। कब हुआ था भाई, 1948 में। अच्छा, कह रहा है 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल लॉ योजना बनाई गई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। क्या हुई, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। कब हुई, 1948 में। अच्छा, 1949 में क्या हुआ, यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। किसका, यूरोपीय परिषद का गठन हुआ, ठीक है, 1949 में। और 1957 में क्या हुआ भाई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। कब, 1957 में। किसकी स्थापना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें तो यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई, 1992 में। याद रखना जरा, इसी पर अभी बात करेंगे आगे चलने के बाद, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए। बात करें तो इसके उद्देश्य क्या थे, तो भाई इसके उद्देश्य आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। एक तो था तेजी से विकास करना, दूसरा है आपसी सहयोग और तीसरा है समान विदेश नीति। मतलब सबकी नीति क्या होगी, समान होगी, सबको सहयोग करेंगे, ठीक है, ऐसी नीति बनेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा यूरोपीय संघ की जो विशेषताएं थी जरा उनकी भी बात कर दें तो भाई इनकी जरा विशेषताओं बात कर दें तो आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप क्या था इनका, एक जैसा ही था, ठीक है, और विशाल राष्ट्र राज्य था, मतलब बहुत बड़ा था राज्य, ठीक है, टेरिटरी। कर अपना झंडा, गाना, स्थापना दिवस एवं मुद्रा थी इनके पास, सब कुछ इनका अपना था। और यूरोपीय संघ का एक अपना ही झंडा था और जो इसका प्रतीक था, क्या था का प्रतीक था यूरोपीय संघ का। कह रहा इसमें जो झंडा था वो था क्या, नीले रंग का था। इसमें जो 12 स्टार्स थे, ठीक है, और कैसे, एक चक्कर के आकार में थे। कैसे थे भाई, एक चक्कर के आकार में थे। आपने यहाँ पे ये देख पा रहे होगे आप, ठीक है, और पीछे भी था अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ये रहा, ठीक है, समझ गए, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर दूं आपके लिए कि भाई यूरोपीय संघ की विशेषताओं की, तो आप देखेंगे कि यूरोपीय संघ 2005 में ना भाई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी। मतलब उस समय 2005 में इससे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई नहीं थी। और जो यूरो, जिसे आप लोग जैसे डॉलर है वैसे ही क्या है, यूरो है, ठीक है, ये करेंसी है। और यूरो क्या है, डॉलर से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गया था, मतलब पावरफुल हो गया था उस समय, ठीक है, जो कि डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था।
और सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। क्या था भाई? 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया था उस समय। और विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो आप सोचो, अमेरिका उतनी बड़ी महाशक्ति थी, ये जो यूरोपीय संघ था इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर कंट्रीज का ग्रुप फॉर्म किया और अमेरिका से 3 गुना ज्यादा अच्छी इकोनॉमी कर ली। इनका जो यूरो था वो डॉलर से क्या हो गया, अप हो गया और डॉलर के लिए खतरा बन गया, ठीक है। बात कर दूं अभी करंट सिनेरियो की, तो जो हमारे यार इंडिया से रुपये का सिस्टम है वो अभी लगभग 82.93 मतलब 83 रुपये का 1 डॉलर है। और बात कर दूं यूरो की तो ये लगभग 87.76 है, मतलब 88 रुपये के आसपास है 1 यूरो, ठीक है। तो यूरो कितना है? 1 यूरो बराबर 88 रुपये, डॉलर कितना है? 1 बराबर 83 रुपीज। ये चल रहा है अभी का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूरोपीय संघ की विशेषताएं, कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी सेना या कहें तो दूसरी सबसे बड़ी सेना, और इनके जो 2 सदस्य थे, एक था ब्रिटेन जो इंपॉर्टेंट था और दूसरा था फ्रांस, दोनों के पास क्या था? परमाणु हथियार थे। क्या थे भाई? परमाणु हथियार थे। और इन दोनों को ही क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या थी इनके पास? परमानेंट मेंबरशिप थी। मैंने बताया ना कि टोटल 15 मेंबर थे, उसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 5 के पास क्या होते हैं? वीटो पावर। तो इसमें से जो इनके यूरोपीय संघ में जो 2 देश शामिल थे, उन 2 देशों के पास परमाणु हथियार भी थे और क्या था भाई? यूनाइटेड नेशन में इनके पास परमानेंट सीट भी थी और इनके पास वीटो पावर भी थी, ठीक है। उन 5 मेंबर्स का होते हैं वीटो पावर जो परमानेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है वो अलग हो गया यूरोपीय संघ से। कब हुआ? 31 जनवरी 2020 को ये क्या अलग हो गया था, ठीक है, इससे यूरोपीय संघ से, ठीक है। तो अब ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं रहा है, ठीक है, करंट में। चलिए करें आसियान की बात हम करेंगे। अच्छा, करें बीच में 10 धान की बालियों को दिखाया गया है जो कि आसियान देशों की एकता को दिखाता है, जो आप पीछे यहाँ पे देख रहे हैं। और नीला शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और लाल साहस गतिशीलता को दर्शाता है, सफेद शुद्धता को दिखाता है और पीला समृद्धि को दिखाता है। भाई क्या कह रहा है कि जो आसियान है इसका जो झंडा है वो क्या है? इसमें 10 धान की बालियां हैं, ठीक है, जो एकता को दिखाता है। और जो नीला रंग है वो शांति को दिखाता है, लाल रंग है वो साहस को दिखाता है, सफेद रंग है वो शुद्धता को, और पीला जो रंग है इसको दिखाता है भाई समृद्धता को। समृद्धता क्या होती है? परिपूर्ण, मतलब सब कुछ आपके पास है, ठीक है। बात करें आसियान के उद्देश्य क्या थे भाई, जरा इन पे नजर मारेंगे आसियान के उद्देश्य पे। तो भाई पहला था सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, सामाजिक स्तर पर भी, इकोनॉमिक के स्तर पर भी और कल्चर के स्तर पर भी, मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों रूप पे क्या हो? विकास हो, ठीक है। दूसरा क्या है? पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना, मतलब आपस में एक दूसरा सहयोग करेंगे और ढेर सारी संधियां करेंगे, ठीक है। संधि क्या होता है बताया ना आपको कि भाई आप हमसे हथियार खरीदो, हम आपसे तेल खरीदेंगे, सब क्या होती है? संधियां होती हैं, ठीक है। सुरक्षा संधि भी होती है। अगला है प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के सोल्जर्स या टीचर्स वगैरह जाके दूसरे कंट्रीज में सीखते हैं और फिर अपनी कंट्री का में आके उसका इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। ज्यादातर ये सोल्जर्स के बीच में ज्यादा देखने को मिलता है डिफेंस के सेक्टर में, ठीक। कह रहा है कृषि उद्योग संबंधी क्षेत्रों का विकास। हाँ, क्या भाई दोनों देश क्या करेंगे? कृषि का विकास करेंगे और विकास करने में हेल्प भी करेंगे, ठीक। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के साथ अनुपूरक संबंध, मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है? अपने संबंध ठीक रखने हैं और व्यापार नीति को में आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये इसके लक्ष्य थे। ये आप जो 5 लक्ष्य देख रहे हैं ये आसियान के लक्ष्य थे, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला है आसियान के जो 3 स्तंभ है। क्या है भाई? 3 स्तंभ है, कौन कौन से है भाई? आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन्हें ही आसियान के 3 स्तंभ कहा गया। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान
सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो ये क्या है, आसियान के 3 स्तंभ है। अच्छा, पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय कार्य। भाई क्या कार्य हैं इनके मेनली 2 कार्य हैं। एक है पहला, सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना। अगर मान लो कोई 2 देश के बीच कोई विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये इनको सुलझाएगी। और दूसरा है शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगर बात करें इसके सेकंड वाले की, तो कह रहा है इनका काम क्या है भाई, आर्थिक समुदाय कार्य का क्या है भाई, इनका कार्य है साझा व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार बढ़ाना और आर्थिक विवादों को सुलझाना। अच्छा, कुछ लोग ना मुक्त व्यापार पूछ रहे थे, मैं अब जरा क्लियर ही कर दूं यहाँ पर। तो जो मुक्त व्यापार होता है उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड। इसमें क्या होता है, 2 कंट्रीज के बीच में बिना टैक्स के व्यापार होता है। मतलब अगर कोई हमारी कंट्री में सामान बेचता है ना, तो आमतौर पर सरकार उस पर टैक्स लगाती है, लेकिन फ्री ट्रेड में क्या होता है, वो टैक्स नहीं लगता है और जो व्यक्ति हमारे देश में सामान बेच रहा है वो जितना चाहे उतना बेच सकता है। ये होता है फ्री ट्रेड के अंदर, मतलब टैक्स भी नहीं लगता और जितना मर्जी चाहो आप उतना बेच सकते हो। ठीक, क्लियर। अगला है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। भाई इसे कार्य क्या थे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना। बिल्कुल भाई, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम कह सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, जो आसियान का जो विजन है, देखो भैया ये जो आसियान समिट है हर साल होती है। ठीक है, तो इसका विजन ना चेंज होता रहता है हर साल। ठीक है, बात कर दूं 2020 की, जो क्या था इसका, कह रहा आसियान विजन 2020 द्वारा 2020 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की सूची है। कह रहा 2020 तक आसियान विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है और सभी आपसी विवाद का समाधान बातचीत से करना आसियान विजन 2020 का मुख्य बिंदु है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आसियान जो विजन है बताया हर साल होता है और अलग अलग देशों में ये होता है, और 2020 में जो इसका लक्ष्य था क्या था भाई, पूरे विश्व में क्या है, बहुमुखी भूमिका निभाना। ठीक है, और आपसी विवादों का समाधान करना बातचीत करके। ठीक है, लड़ाई करके नहीं। 2023 में आसियान का उद्देश्य क्या है भाई, एपिक सेंट्रम ऑफ ग्रोथ, यानी विकास का ऊपरी केंद्रीकरण। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पर विकास को बहुत इस साल अहमियत दी गई है। और बता दूं मैं आपको, ये जो आसियान है इसका ये 41वां समिट है। ठीक है, हर साल होता है और हर बार इसकी लोकेशन अलग अलग होती है। तो भाई इस साल जो इसकी लोकेशन है वो है इंडोनेशिया में। ठीक है, वहां पर वो समिट हुआ है। ठीक है, और इसी महीने मेरे ख्याल से हुआ है 12 फरवरी के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आसियान के विकास करने के तरीके को ही आसियान की शैली कहा जाता है। अच्छा, इसने सहयोग और मेल मिलाप द्वारा विकास करने का विश्व के सामने नया उदाहरण पेश किया। मतलब इसने कहा भाई कि हम बात कर कर आपस में मिलजुल कर अपना और अपने साथ वाले देशों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं। कह रहा है इस सहयोगात्मक एवं टकराव रहित, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, बातचीत करनी है और उससे क्या करना है, विकास के तरीके की खोज करना है और एक दूसरे का विकास करना है। इसी को आसियान की शैली कहा गया। ठीक है, इस तरीके द्वारा ही आसियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बना। मतलब इसने काफी तेजी से विकास किया अपनी इस नीति के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है भारत और आसियान की बात कर दें तो भाई शुरुआत में तो भारत इसमें इंटरेस्टेड था नहीं। ठीक है, क्या हुआ कि शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाद के समय में भारत ने आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। 1991 में भारत द्वारा पूर्व चलो की नीति को अपनाया गया और पूर्व एशियाई देश से संबंध अच्छे करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और भारत ने 2 आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। मतलब फ्री ट्रेड, मतलब यहाँ का माल वहां जाके बेच सकते हैं, वहां का माल यहाँ बेच सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है और कोई लिमिट नहीं है कितना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ भारत आसियान से भी मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो आसियान की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबसे वो फ्री ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो भाई भारत ने क्या किया, भारत का एक बहुत अच्छा कदम था जो कि अभी भी इसे फायदा दे रहा है और भविष्य में इसे फायदा देगा। ठीक है, चलिए कह रहा है भाई चीन की शुरुआत या चीन के शुरुआती दौर की बात करें तो भाई अगर चीन की बात कर दें तो 1 अक्टूबर 1949 को चीन की
स्थापना हुई। कब हुई भाई? 1 अक्टूबर 1949 को। कह रहा है चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। शुरू में क्या था भाई? चीन ने पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया और शुरुआत में चीन ने सरकार के नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग का विकास किया। मतलब गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अंदर रहते हुए बड़े बड़े उद्योग का विकास किया। ठीक है। विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण विदेश से तकनीक और सामान मंगाना मुश्किल था, इसीलिए चीन से सभी चीजें का उत्पादन देश के अंदर ही करना शुरू किया। ठीक है, समझ गए? जैसे अभी चल रहा ना हमारा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसी तरह चीन ने भी स्टार्टिंग में 1949 के आसपास ये मुहिम चलाई, क्योंकि इनके पास फॉरेन करेंसी थी नहीं जिससे सामान खरीद पाए, मतलब विदेशी मुद्रा जिसे बोलते हैं, इसीलिए इन्होंने सब कुछ अपना खुद का बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए तो आगे बात करेंगे अर्थव्यवस्था का खोलना। भाई चीन ने क्या किया? मैं बताया ना शुरू में क्या था, ये सबसे दूर था पूरी दुनिया से, लेकिन बाद में क्या किया, इसने भी अपनी अर्थव्यवस्था को खोला सभी पूरी दुनिया के लिए। कह रहा है चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बजाय योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव किए। अच्छा, 1972 में अपनी पहली बार चीन अमेरिका के संबंध बनाए और इसके एक साल बाद यानी 1973 में उस समय के चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग, सेना एवं विकास प्रौद्योगिकी में क्या किया भाई? प्रस्ताव रखा। ठीक है, किसके सामने? अमेरिका के सामने। ठीक है, 1978 में प्रधानमंत्री डेंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की, मतलब अमेरिका को ओपन कर दिया बाकी पूरी दुनिया के लिए, मतलब कोई भी कंपनी आ सकती है, व्यापार कर सकती है इसके लिए। ठीक है, तो कब किया? 1978 में। ठीक है, चलिए कह रहा अर्थव्यवस्था खुलने के बाद क्या हुआ भाई? देखो जरा, कह रहा 1982 में खेती का निजीकरण हो गया, मतलब खेती को प्राइवेट कर दिया गया, और 1988 में उद्योग का निजीकरण कर दिया, मतलब जितने बिजनेस थे सारे कर दिए गए, प्राइवेट कर दिए गए। ठीक है, निजीकरण मतलब होता है प्राइवेट हाथों में देना। ठीक है, और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हुई। ठीक है, और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। कब? 2001 में विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, WTO। ठीक है, इसी प्रक्रिया को चीन का उत्थान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, चीन की जो नई आर्थिक नीति के परिणाम क्या हुए भाई? अगर बात करेंगे परिणाम की, तो अर्थव्यवस्था में गति आई और कृषि के निजीकरण की वजह से किसानों की आय बढ़ी। अच्छा, जब प्राइवेट हो गया तो किसानों को ज्यादा फायदा होने लग गया इससे, और चीन में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी, और चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। मतलब पहले क्या किया? अपने देश में बुलाया, इनवाइट किया और इन्वेस्ट करवाया, उससे पैसे कमाया, और उसके बाद क्या किया? दूसरे देशों में खुद ही इन्वेस्ट करने लग गया। ठीक है, अच्छा, चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। क्या भाई? इकोनॉमिक, ठीक है, पावर बन के उभरा है। कह रहा है भारत और चीन के संबंध की अगर बात कर दें तो भैया ये कुछ ठीक ठाक नहीं दिखते शुरू से ही। ठीक है, चलो जरा देख लेते एक बार। कह रहा है प्रयास और सुधार। कह रहा है पंचशील समझौता। कह रहा है 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हुई और 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और संबंधों में कुछ सुधार आया। ठीक है, और आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में भी वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन भैया क्या हुआ? 1962 में क्या था? युद्ध हो गया था, चीन और भारत का युद्ध हुआ जिससे भारत हारा, और भाई उस समय बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, दोनों ही कंट्रीज का था, तो भारत का ही लॉस हुआ था उस युद्ध में। ठीक है, इसको ऐसा कह लो आप। कह रहा है जम्मू कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद और तिब्बत पर चीन का कब्जा और भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना, ये सारी समस्याएं हैं। पहले तो एक युद्ध हो गया था 1962 में, पहला युद्ध हो गया, और दूसरा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सीमा का विवाद चलता है चीन के साथ हमारा, और तिब्बत में चीन कब्जा कर रहा है। ठीक है, क्लियर। और भारत में दलाई लामा को शरण देना। तो भाई दलाई लामा कौन थे? ये यार एक साधु हैं। ठीक है, इनको ना क्या किया? चीन ने प्रतिबंध कर दिया था कि कोई देश इनको शरण नहीं देगा, लेकिन भारत ने इनको शरण दी है। इस कारण से चीन भारत से चिड़ा हुआ है एक तरह से। ठीक, एक तरह से बौद्धिक भिक्षु थे वो। चलो, ब्रिक्स क्या है? बात करेंगे ब्रिक्स की। तो भाई ये भी आसियान के तहत एक संगठन है। ठीक है, कह रहा है ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है,
जरा बात करें ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित होने के बाद, अच्छा पहले इसका नाम था ब्रिक, क्या था भाई, और जब दक्षिण अफ्रीका साथ में इसमें ऐड हो गया उसका नाम बन गया ब्रिक्स, और दक्षिण अफ्रीका इसमें बाद में आया था, पहले 4 देश से शुरू हुआ था, अभी बात करेंगे इनकी सब, ठीक है। आइए जरा, अच्छा इसका कारण क्या था, क्यों बनाया गया था, उसको जरा बात कर दें। तो कह रहा है वर्तमान में विश्व में उपस्थित लगभग सभी बड़े संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का प्रभाव था, मतलब जितनी भी अभी संस्थाएं थी सब पे क्या था, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज का उस पर प्रभाव था, ठीक है। इसी वजह से ऐसे संगठन को बनाया गया जिसके द्वारा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, क्या थी, उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, एक साथ लाया जा सके और उनके बीच सहयोग स्थापित किया जा सके, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में यह सभी अर्थव्यवस्था विकसित देशों को टक्कर दे सकती है और इसलिए इनका साथ में आना बहुत जरूरी है। जो देखो अभी डेवलप कर रहा है, एक टाइम पे क्या होगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश थी और बाद में चल के अमेरिका को टक्कर दे सकती थी, और अभी से कुछ टाइम बाद ऐसा होते हुए आपको दिखाई भी देगा 10 से 20 सालों में। चलिए गठन कब हुआ भाई इसका, चलो बता देना आपको, ब्रिक्स का नाम ना उससे पहले क्या था, ब्रिक था। गठन के समय इस संगठन का नाम ब्रिक था, जिसमें इसके सदस्य देश के नाम के पहले अक्षर से बनाया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका संगठन में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, और ब्रिक की शुरुआत 2006 में रूस में हुई थी, ठीक है। क्या तो भाई इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, 2006 में रूस में हुई थी, और ब्रिक को बनाने का सुझाव ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री, ठीक है, जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था, और इसके बारे में 2006 में रूस में चर्चा शुरू हुई। क्या हुई, रूस में चर्चा शुरू हुई और धीरे धीरे इस पे काम चलता रहा और 3 साल लगे इसका गठन होने में। 2009 में इसका क्या हुआ, गठन हो गया, मतलब बन के रेडी हो गया, और गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे और इसे ब्रिक कहा जाता था। और 2010 में क्या हुआ भाई, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हो गया और ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा भाई बात करें इसमें जो कंट्रीज थी, आपको दिख ही रहा है कौन कौन, टोटल 5 कंट्रियां हैं अभी फिलहाल इसमें। एक है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और इनका जो मुख्यालय है भाई कहाँ पे है, वो चीन में है, ठीक है, चीन के शंघाई में है, क्लियर है। अच्छा इसके उद्देश्य क्या है भाई, अगर बात करते हैं उद्देश्य की, तो कह रहा है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को बढ़ावा देना। मतलब जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन है, वहां पे क्या है, जो सुरक्षा परिषद है उसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे सुधार की मांग को बढ़ावा देना। और अगला है व्यापार, जलवायु और परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर आपसे सहयोग करना। आपको पता है अभी क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा हो रहा है, इससे काफी ज्यादा कंट्रीज को लॉस हो रहा है और कंट्री में रहने वाले लोगों को, किसान को लॉस हो रहा है, क्योंकि लगातार जलवायु बदलने के कारण क्या हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और इससे क्या हो रहा है, देश में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इन सबसे निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिक्स का निर्माण किया। कह रहा आयात और निर्यात को सरल बनाना, मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको इजी करना, टैक्स फ्री करना, ठीक है, और आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना, ठीक है। कह रहा आपसी राजनीतिक सहयोग स्थापित करना। सबसे पहले क्या भाई, आपस में क्या करना है, कोलैबोरेशन करना और दोनों को जो डेवलपमेंट है यानी विकास है उसमें गति लाना। दूसरा क्या है, राजनीतिक सहयोग रखना, ठीक है। तीसरा है एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है। चौथा साझा चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान करने का प्रयास करना। मान लो अगर कोई फूड क्राइसिस हो गई सभी कंट्रीज के लिए, जैसे अभी गेहूं की शॉर्टेज हो गई थी, तो इसका सामना सब मिलकर करेंगे, ठीक है। कोई एक देश नहीं करेगा, मतलब जिसके पास समस्या है वो अकेला नहीं करेगा, सभी लोग आएंगे, ब्रिक्स में बैठेंगे, बात करेंगे और सब मिलकर इससे एक साथ लड़ेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे ब्रिक्स के सम्मेलन की। इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को यत्रीन रूस में हुआ था। इसका सम्मेलन 4 देश शामिल हुए थे, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, क्योंकि हुआ कब है 2009 में, और वो आया कब था 2010 में, ठीक है। दूसरा सम्मेलन कब हुआ भाई, 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील में हुआ। इसी सम्मेलन में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और ब्रिक्स नाम पड़ा इसका, ठीक है। और ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ, और जिससे उसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि अब
साउथ अफ्रीका भी आ गया था, तो फिर नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा था और उसका पहले लेटर भी यूज होना था, तो इससे ब्रिक्स से बन के ब्रिक्स बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2020 में इसका सम्मेलन रूस में प्रस्तावित हुआ है। इसका भी जो सम्मेलन है हर साल क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया भाई, मिलकर एक बैंक बनाया। क्या बनाया भाई, मिलकर एक बैंक बनाया, नाम था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा भाई, कह रहा है ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया जिसका नाम था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है। जरा बात कर दें NDB के गठन में क्या हुआ, कैसे था, कब हुआ, कौन इसका अध्यक्ष है और कहां पे इसका हेड ऑफिस है, जरा बात करते हैं सबकी। तो बात कर दें, कह रहा है भारत द्वारा ब्रिक्स देशों को एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया। ये सुझाव भारत ने दिया था, जिसका गठन क्या 2014 में इन देशों द्वारा एक बैंक का गठन भी किया गया, उसका नाम रखा गया NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, शंघाई बताया, चाइना में है, ठीक है। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। अच्छा, वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है कौन सा है, मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ठीक है। ये एक ब्राजीलियन है, ठीक है। और इससे ठीक पहले केवी कामत थे जो भारत के ही थे भाई। कौन थे भाई, 2020 तक, मई 2020 तक ना, क्या थे, केवी कामत थे। 2020 से लेकर 25 के बीच में ये बने हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो, जो एक ब्राजीलियन है, ठीक है। इससे पहले एक इंडियन ही था यहाँ पे। इस बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है, जिसमें $41 बिलियन चीन के, $18 बिलियन भारत के, और ब्राजील और रूस के $5 बिलियन दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर, मतलब सबने मिलकर इस बैंक में पैसा डाला। और क्या करता है ये बैंक, आइए जरा देखते हैं क्या करता है और कैसे काम करता है ये क्या करता है भाई, यह बैंक सदस्य देशों को आसान किस्तों पर लोन देता है और सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव भी देता है। मतलब एक तो लोन भी देता है और दूसरा सजेशन भी देता है कि भाई उसको आप कैसे खर्च करो और क्या करो ताकि उससे आपका ग्रोथ हो। सदस्य देशों की तकनीक प्राप्त करने में सहायता करता है। मतलब कोई टेक्नोलॉजी है, कोई कंट्री प्राप्त नहीं कर पा रही है तो उसमें उसकी हेल्प भी करता है, ठीक है। क्लियर, आ जाइए। अच्छा भाई, ब्रिक्स की विशेषताएं क्या है, बात करते हैं इसकी विशेषताएं की। तो भाई ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले मुख्य 2 देश भारत और चीन ब्रिक्स में शामिल हैं। और विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है जो ब्रिक्स का सदस्य है। दूसरा, रूस को छोड़कर बाकी सभी देश विकासशील हैं। मतलब रूस को छोड़कर बाकी सब क्या है, विकासशील हैं, और रूस क्या है, विकसित है। भारत और चीन उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, आप लोग को पता ही है दोनों के बारे में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक यह समूह अमेरिका से आगे निकल जाएंगे अगर ये साथ में एक साथ मिलकर रहे तो। और इनकी जीडीपी पूरे विश्व की लगभग 23% है। मतलब जो पूरे विश्व की जीडीपी है उसका 23% इन्हीं के पास है। और कह रहा है पूरे विश्व का लगभग 27% क्षेत्रफल इस संगठन के देशों के अंतर्गत आता है। मतलब इस देश में जो संगठन है उनके हिस्से में 27% यानी 27% क्षेत्रफल पूरी दुनिया का आता है इनके, ठीक है। चलिए, कह रहा है ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति बात करें जरा। कह रहा है वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ब्रिक्स अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ब्रिक्स देशों के बीच आपसी मतभेद है। आपको पता है यार, हमारा ये इंडिया जाने ले लो, क्या मतभेद है, और सभी देश क्या है, अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो थोड़ा सा इसके में मतभेद है, जिसके कारण से ब्रिक्स जो इसकी कहता है ना, जो विजन है इसका, इसे प्राप्त करने में थोड़ा सा असमर्थ सा दिखता है हमें, ठीक है। अभी तक सफल नहीं रहा है। अब जरा बात करेंगे भारत और चीन के विवाद की। अच्छा, तो भाई पहला क्या है, पीओके की सीमा पर चीन द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है, जो कि जिसका भारत विरोध कर रहा है। और नेपाल और भारत की सीमा पर चीन का हस्तक्षेप है। चीन बार बार क्या करता है वहां पे, कभी रोड बनाने लगता है, कभी सीमा तोड़ के अंदर आता है। मतलब इस तरह की आप मतलब मुठभेड़ भारतीय जवानों और चीनी जवानों के बीच में होती रहती है, अक्सर हम न्यूज में सुनते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, भारतीय चीन सीमा विवाद है। पहला तो क्या है भाई, पीओके में क्या कर रहा है, सड़क बना रहा है पहला, और दूसरा क्या कर रहा है, नेपाल और भारत की सीमा पर बार बार क्या करता है, इंटरफेयर करने से क्या होता है, युद्ध की स्थिति खड़ी आती है। अभी 2 साल पहले भी क्या हुआ था, एक युद्ध की
स्थिति खड़ी हो गई थी, जिसमें दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी, बट युद्ध हुआ नहीं था। चलिए अब बात करेंगे इजराइल की। इस बात करेंगे इजराइल की। भाई इजराइल के बारे में अगर बात कर दूं तो आपको बड़ा हैरानी होगा इजराइल के बारे में। अगर आप लोग इजराइल की जान चाहते हो चलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो आप लोग थोड़ा पता करना, आपको यार चलेगा पता कि ये कंट्री कितनी ज़्यादा मुश्किलों से और एक अकेली कंट्री होते हुए इसने कितना कुछ हासिल किया इस कंट्री ने। ठीक है, चलिए बताता हूँ आप लोग को मैं। कह रहा फिलिस्तीन से अलग होकर 14 मई 1948 को इजराइल एक अलग देश बना और यह विश्व का अकेला यहूदी देश है। क्या है भाई? यहाँ पे सिर्फ यहूदी देश है। ठीक है, मतलब यहूदी लोग रहते हैं। आज़ाद होने के बाद इसके लिए सबसे बड़ी समस्या रही कि इसके आसपास के जो मुस्लिम देश थे ना, इसके तुरंत बाद जैसे आज़ाद हुआ हमला कर दिया। मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया एक साथ। आप समझो 4 देशों ने एक साथ हमला कर दिया। यहीं से शुरू हुई अरब इजराइल वॉर और 1948 से लेकर 1949 तक चली और इसमें इजराइल जीता और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मतलब 4 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। ठीक है, और इजराइल ने अकेले उन चारों को हरा दिया। ठीक है, हराया तो हराया, उनकी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर ली। बेटा आजा, तू भी लिया अपनी। ठीक है, मतलब जो हमला करने आए थे जीत तो नहीं पाए, साथ में जो अपनी जमीन थी वो भी दे बैठे इसको। चलो देखते जरा अब फिर इसने क्या किया बदले में। जून युद्ध कहते हैं इसको। ठीक है, 6 डे वॉर कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग जान चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लो, चलेगा पता। और ठीक है, अगर किसी को चाहिए इस पर स्पेशल वीडियो तो कमेंट कर दें, मैं बना भी दूंगा इसके लिए। ठीक है, चलिए जरा। करें 1967 में इजराइल के आसपास के देश जॉर्डन एवं अन्य अरब देश इस पर एक साथ हमला कर दिया। क्या भाई? इजराइल ने क्या किया? अपने आसपास जॉर्डन और अन्य देश जो थे उन सब पर एक साथ हमला कर दिया। इस बार इजराइल ने किया दोस्तों, पिछली बार क्या था? बाकी लोगों ने इजराइल के ऊपर किया था। इस बार इजराइल ने क्या किया? बाकी लोगों पर हमला कर दिया। ठीक है, और पिछले युद्ध की तरह ही इस युद्ध में इजराइल ने इन सबको बड़ी आसानी से 6 दिनों के अंदर हरा दिया। ठीक है, और इसे ही हम 6 डे वॉर कहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो इजराइल की पावर को। ठीक है, मतलब 4 देशों ने एक साथ हमला किया, फिर भी, और आज़ादी के ठीक बाद फिर भी ये उसे जीत नहीं पाए, और जब इसने हमला किया तो ये आराम से जीत गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं किसी कंट्री की पावर। ठीक है, और भाई इसे टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है, खासकर इनके ड्रोन्स के मामले में। ड्रोन्स मिसाइल इन्होंने काफ़ी डेवलप कर लिया है। ठीक है, इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया और अपना क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बढ़ा लिया। मतलब पहले तो क्या किया, पहले युद्ध में जो लोग हमला करने आए थे उनकी जमीन छीन ली, और जब खुद हमला किया तो अपनी जमीन को 3 गुना और बढ़ा लिया, कब्जा कर लिया उस पर। मतलब ठीक है, और याद रखना भाई जो युद्ध था ना उसमें मतलब क्या था कि इजराइल ने 6 दिनों में 6 देशों पर हमला किया। समझ रहे हो, 6 अलग अलग देशों पर हमला किया, उसे जीत गया। ये एक मतलब हिस्ट्री में ना एक बड़ी घटना है, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है इस युद्ध की। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ये घटना वैसे बहुत हैरान करने वाली है। सोच को देखो कि एक देश 6 दिन में 6 देश पर हमला करता है और जीत जाता है। ठीक है, कह रहा इजराइल की भौगोलिक विशेषताएं। कह रहा इसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र जैसे मुस्लिम देश हैं। आप देख ही पा रहे हो भाई। ठीक है, क्लियर, ये मैप है। ठीक है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, देख रहे हो आप। ठीक है, क्लियर, इसी गाजा पट्टी देख रहे हो, इसी पे कब्जा कर लिया था। इजिप्ट भी। चलो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका भाई? 22,145 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 22,145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है जनसंख्या लगभग 85 लाख है और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी इजराइल का नागरिक है। मतलब इजराइल ने कहा है कि भाई दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया में अगर कोई भी यहूदी कहीं भी पैदा होगा तो वो इजराइल का नागरिक माना जाएगा। बात करते हैं आगे। राजनीतिक विशेषताओं की अगर बात करते हैं इसकी, तो भाई यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? हिब्रू है। क्या भाई? यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? हिब्रू है। और इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलेम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है भाई? आइजैक हर्जोग हैं। क्या है? आइजैक हर्जोग हैं। ठीक है, ये रही इनकी फोटो, आप देख सकते हो, अभी बदले हैं। ठीक है, चलो, और प्रधानमंत्री कौन है भाई? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, और ये बहुत एग्रेसिव टाइप के पॉलिटिशियन है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर भी भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ भी क्या है? लोकतंत्र है।
बात करें सैन्य विशेषताओं की, कह रहे हैं सेना की शक्ति के आधार पर इजराइल विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, मतलब 8वीं बड़ी सेना है इसके पास, और इसकी सेना में लगभग 35 लाख सैनिक हैं, और इजराइल में सेना में महिलाओं को भी शामिल किया गया है, और सभी स्कूल विद्यार्थी को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है भाई, काश हमारे भारत में ऐसा होता। ठीक है, कह रहा है सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है, और अन्य देशों के मुकाबले इजराइल में लड़कों को कम से कम 3 साल, लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना पड़ता है, और हमारे यहाँ तो भाई काम लेने के लिए मारा मारी होती है। ठीक है, काम मिलता ही नहीं है। चलो, यह सब सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इनका निर्यात भी बड़े स्तर पर करते हैं। मतलब क्या है, ये सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इसका निर्यात भी बड़े स्तर पर करते हैं। निर्यात समझते हो, बाहर बेचते हैं, भेजते हैं। ठीक है, बनाते भी हैं, यूज भी करते हैं। ठीक है, और बाहर भेजते भी हैं। ठीक है, बात करें इनकी आर्थिक विशेषताओं की, कह रहा है जीडीपी के आधार पर इजराइल विश्व में 21वें स्थान पे आता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल विकसित देशों से भी ज़्यादा आगे है। मतलब इसके पास जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, वो सभी देशों से ऑलमोस्ट आगे हैं। अमेरिका के लगभग इक्वल है, उनसे कई बार तो उनसे भी आगे है कुछ टेक्नोलॉजीज में ही है। ठीक है, खासकर इसके जो डिफेंस में है, रडार वगैरह है, मिसाइल वगैरह है, क्रूज मिसाइल इनके पास है, काफ़ी सारा, मतलब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की तो काफ़ी डेवलप है। ठीक है, और कई बार इसने ये जब किसी देश की हेल्प करता है ना, तो बाकी देश तो समझ आते हैं कि भैया हम तो हार ही गए एक तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत ज़्यादा है। खासकर इनके जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक, कह रहे व्यापार के मामले में इजराइल अपने आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है, और नवीन प्रौद्योगिकी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को विकसित करने में उन्हें दुनिया में निर्यात करना इजराइल का मुख्य काम है। मेन काम इनका यही है कि भाई टेक्नोलॉजी खोजो और उसको दुनिया में बेचो। ठीक है, कह रहा भाई अब बात करेंगे रूस की शुरुआत की। तो कह रहा है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्य से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया, और रूस की इन 15 गणराज्यों में से एक था, और इन 15 गणराज्यों में सबसे विशाल गणराज्य रूस का था। 1917 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर का हिस्सा रहा, और 1991 में सोवियत संघ विघटन के बाद रूस एक ऐसा देश बना और इसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। यानी जो भी अधिकार सोवियत संघ के पास थे वो अब रूस को दे दिए गए, जैसे कि परमाणु हथियार, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, और उन सभी संधियों का पालन रूस को करना था जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुई थी। ठीक है, ये बात तो हम पीछे चैप्टर में कर चुके हैं अच्छे से। चलिए, कह रहे रूस की जो भौगोलिक विशेषताएं जरा इनकी बात करते हैं फटाफट। कह भाई रूस उत्तरी एशिया का एक देश है, और विश्व का सबसे बड़ा देश भी भाई रूस है। बताया था क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है। ऐसा कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप और कुछ हिस्सा पूर्वी यूरोप के अंदर आता है। आकार के अनुसार यह भारत में लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा है। किससे भाई, भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से रूस विश्व में 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, देखो कितना बड़ा देश है, पॉपुलेशन कितनी कम है। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा जमीनें क्या है, एक तरह से बंजर हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम होता है, ठंडी बहुत पड़ती है। ठीक है, बर्फ गिर जाती है, जमने लगती है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है रूस की राजनीतिक विशेषताएं जरा बात करेंगे। रूस एक लोकतांत्रिक देश है। रूस की राजधानी मॉस्को, और इसकी भाषा क्या है, रूसी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, क्या है, मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, और यहाँ पर भी अन्य देश की तरह ही सामान्य रूप से चुनाव होते हैं और नेताओं को चुना जाता है। लेकिन बताया था सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी है, याद होगा आपको लास्ट चैप्टर में। चलिए, कह रहे रूस की जो आर्थिक विशेषता देखते हैं। कह रहे आकार के मामले में भले ही रूस एक बड़ा देश है, पर आर्थिक विकास के मामले में रूस उन्नत नहीं है। जीडीपी के अनुसार रूस का 11वां स्थान है। ठीक है, रूस के पास भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इन संसाधनों की वजह से रूस विश्व में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है। पर अगर आर्थिक रूप से अमेरिका से तुलना करें तो रूस काफी पीछे रहता है और काफी कमजोर भी पड़ता है उससे सामने। किस पार्ट पर, इकोनॉमी के फैक्टर पर। ठीक है,
अच्छा, बात करें रूस की सैन्य विशेषताओं की तो कह रहा है हथियारों के मामले में रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है भाई, और परमाणु हथियार इसके पास बहुत सारे हैं, अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार इसके पास हैं। कह रहा है यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था है इसके पास, और सैन्य क्षमता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान है, और सैन्य क्षेत्र में रूस अमेरिका की बराबरी की टक्कर देता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अच्छा भाई, बात करेंगे रूस और भारत के संबंध की तो कह रहा है भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे, हमने ये बात की थी लास्ट चैप्टर में। कह रहा है रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है, दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे क्या हों, ध्रुव हो, महाशक्तियां हों। दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, ये सारी बातें हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। भारत रूसी हथियार खरीदता है, भारत में रूस से तेल का आयात किया जाता है, वैज्ञानिक योजनाओं में रूस भारत की मदद करता है, और कश्मीरी मुद्दे पर रूस भारत का समर्थन करता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है जापान की बात कर रहे हैं भाई। आइए जानते हैं जापान के बारे में। मैप में आप देख ही रहे हैं, ये पार्ट है। ठीक है, कह रहा है जापान द्वितीय विश्व युद्ध, अच्छा बताया था जापान द्वितीय विश्व युद्ध कितने बार आई, धुरी राष्ट्र में था और ये हार गया था। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यानी 1945 में जापान पर अमेरिका द्वारा 2 बम गिराए गए। यह बम जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, और इन बमों का नाम लिटिल बॉय और फैटमैन था। इसकी बात हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने देखा जाकर देख लीजिए। कह रहा है इन बमों की वजह से जापान बहुत भारी तबाही हुई, और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध अंत हुआ था। इसके बाद जापान अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई, और आज जापान विश्व के कुछ मुख्य देशों में से एक है। भाई जापान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है तब से लेके, देखो 2 परमाणु बम झेलने के बाद भी इतनी डेवलपमेंट करना। आप देखते होगे ताइवान, हर चीज़ पे लिखा था मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में जापान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। ठीक है, चलिए कह रहे जापान की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जो है ना भाई बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, जो कि और इतने भूकंप आने के बाद भी जापान इतना डेवलप है, ये एक बहुत अपने आप में काबिल तारीफ वाला देश है। ठीक है, कह रहे जापान पूर्वी एशिया का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में जापान विश्व में 63वें नंबर पर आता है, और जनसंख्या के अनुसार इसका विश्व में 11वां स्थान है। क्या भाई, 11वां स्थान है। और जापान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। किससे भाई, पहाड़ियों और जंगलों से। जापान विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित होता है। ठीक है भाई, यहाँ सबसे अधिक भूकंप और सुनामी आती रहती हैं। ठीक है, यहाँ डेली और वीकली बेसिस पे भूकंप आते हैं, लेकिन बहुत लो के होते हैं, और जब ज़्यादा भूकंप आता है तो बहुत विनाश होता है जापान में, क्योंकि जापान की जो भौगोलिक स्थिति है ऐसी है जहाँ ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, बात करें जापान में संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ भाई लोकतंत्र नहीं है, क्या है, राजतंत्र है, यानी यहाँ पर राजा भी होता है और लोकतंत्र भी है। मतलब राजा राज करेगा लेकिन देश संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक, पूर्ण लोकतंत्र नहीं है, जो मैं बता रहा ना, जो हमारे भारत में क्या है पूर्ण लोकतंत्र है, वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब यहाँ पे एक राजा होगा और जो रूल्स थोड़े बहुत फॉलो होते हैं वो संवैधानिक ही होते हैं, मतलब लोकतंत्र की तरह। वर्तमान में जापान के राजा क्या है, नारुहितो हैं, और जापान का राजनीतिक मुखिया यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, और यहाँ की राष्ट्रभाषा जैपनीज है। ठीक है, क्लियर, समझ गए जो कि आप देख रहे हो। कह रहा जापान की आर्थिक विशेषताओं की अगर बात कर दें तो जापान विश्व में सबसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला देश है, मतलब सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप होती है। ठीक है, और जीडीपी के अनुसार इसका विश्व में 3रा स्थान है। आप देख रहे हो जीडीपी के अनुसार क्या है, ये बहुत स्ट्रांग जीडीपी है इस देश की। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के उत्पाद जापान द्वारा निर्यात किए जाते हैं, मतलब सारी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना। इतनी सारी आपदाओं से घिरा होने के बावजूद भी जापान विकास के क्षेत्र में अन्य देशों से कहीं आगे है। मतलब मैंने कहा ना डेली और वीकली बेस पे हम भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, हालांकि वो कम एल्टीट्यूड के होते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा 2 परमाणु
हथियार झेलने के बाद और इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किल कंडीशन में होने के बाद भी जापान इतना डेवलप है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो भाई बात करेंगे जापान की सैन्य विशेषताओं की। कह रहा है जापान की सैन्य विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। भाई जापान की जो सेना है विश्व की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना है। सेना पर किए जाने वाले खर्च के अनुसार विश्व में जापान का चौथा नंबर पे जापान अब सबसे अधिक पैसा खर्च करता है, मतलब 4th पोजीशन है पैसा खर्च करने में इसकी। ठीक है, अपने सेना के ऊपर। उच्च गुणवत्ता प्रौद्योगिकी और जापानी सेना की मुख्य विशेषता है, मतलब इनके पास जो जापानी सोल्जर्स हैं काफी हाई टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनकी कंट्री ये चीज बनाती है। सैन्य ताकत के मामले में जापान विश्व में कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है। ठीक, मतलब अगर बात करें सैन्य में तो ये भाई बताया ना आपको मैंने, अमेरिका, रूस, इंडिया और चौथे नंबर पे तो यही आता है। ठीक है, हर क्षेत्र की तरह सैन्य ताकत में भी जापान विश्व में बड़े देशों के बीच स्थित है। मतलब सभी चीज़ों की तरह जापान सेना में भी क्या है, पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं है और यहाँ सुरक्षा के मुद्दे पर भी किसी से पीछे नहीं है। अब बात करेंगे हमारे प्यारे भारत की। अच्छा भाई आओ बात कर दें भारत की। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। आइए जरा बात करेंगे। हाँ, मैं भारत हूं। चलिए बात करें भारत की। आइए भाई, आपको पता है भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 हुआ था। अच्छा, भारत की शुरुआत तभी से मान जाती है। कह रहे 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और ब्रिटिश भारत मुख्य रूप से 2 देशों में बटा। पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, जो हिस्सा भारत के क्षेत्र में आया उसमें भी 2 अलग अलग हिस्से थे। पहला था भारत और दूसरे थे देसी रजवाड़े। ठीक है, क्लियर। आजाद होने के साथ ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। भाई 500 से ज्यादा रियासतें थी, अगर भारत उनको एक नहीं कर पाता तो आज भारत आपको जैसा है वैसा दिखता ही नहीं। समय के साथ लगभग सभी देशी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए और इस तरह से भारत का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, बात कर दें भारत की शुरुआत की। अच्छा, तो भारत और चीन पंचशील समझौता और 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट है, क्या पॉइंट है भाई? पहला पॉइंट कहता है कि हम एक दूसरे की अखंडता और संपूर्णता का सम्मान करेंगे। दूसरा है परस्पर अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अगला क्या है? सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। ठीक, इसके 8 साल बाद ही युद्ध के लिए उतारू हो गए 1962 में। अब कहेंगे तिब्बत की समस्या। भाई कह रहे तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थित एक छोटा सा देश है। चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ आया है, पर भारत का मानना है कि इससे ठीक उल्टा। क्या मानना है भाई? मानना है भारत का कि 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया और चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वतायत प्रदान की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और तिब्बत में चीन शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया और इस विद्रोह को चीन की सेना द्वारा दबा दिया गया। और स्थिति खराब होते हुए देख तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, जिसकी बात उन्होंने पीछे भी की थी, ठीक है, 1959 में भारत से शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को शरण दी और इसीलिए चीन हमसे चिढ़ाव भी हुआ है। ठीक है, क्लियर। इसी कदम से चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और इस कदम से कड़ा विरोध किया। ठीक है, चलिए कह रहा है भारत चीन सीमा विवाद, बात करेंगे इसकी। कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को लेकर था। भाई 2 जगह है, एक तो कहाँ है भाई? अक्साई चीन, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को लेकर है। चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया और भारत ने कहा कि ये मामला अंग्रेजों के समय सुलझाया जा चुका था, पर चीन इस बात से इनकार कर दिया। ठीक है भाई, चीन ने इस बात से कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम दोबारा फैसला करेंगे फिर से।
कह रहा 1957 में से लेकर 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा था लिया और वहां पर सड़क बनानी शुरू कर दी। दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी सारी चर्चाएं पर समस्या सुलझ ना पाई है और कई बार दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई और कोई हल नहीं निकल पाया। और फिर पंचशील समझौते और चीन पर भरोसे के कारण नेहरू जी को भी ऐसा लगा ही नहीं कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, पर इस बार नेहरू जी गलत साबित हुए और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिला और चीन की सेना भारत में काफी अंदर तक आ गई और अंत में चीन द्वारा अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो ये भाई 1962 वॉर था जिसमें चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। यहाँ पे जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई नेहरू जी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, वो हम पे हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सरकारी या कह सकते हो आप राजनीतिक मतभेदों के कारण यानी बहुत ज़्यादा विश्वास था इन लोगों को, तो इसके परिणाम स्वरूप भी ये युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें भारत बहुत बुरी तरह से हारा था भाई। चलो, और ये नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल मान जाती है, ठीक है। तो जरा बात करते हैं इसकी। कह रहा है भारत हार गया, भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गई और कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया और रक्षा मंत्री एवं वी.के. कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र आया और भारत में मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और नेहरू जी की छवि को नुकसान हुआ, ठीक है। मतलब इस युद्ध में ये देखा गया कि भाई सरकार ने मतलब इस पॉइंट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि चीन उन पर हमला भी कर सकता है, ठीक है। ये लोग लगातार और खासकर नेहरू जी इनसे संबंध बनाने के चक्कर में, और बताया था आप लोग को मैंने कि भाई वीटो पावर भारत को भी मिला था एक बार, ठीक है, बट भारत ने क्या किया, वीटो पावर लेने से मना कर दिया क्योंकि उस टाइम उनको कुछ करोड़ रुपए देने थे, आई थिंक 5 करोड़ के आसपास देने थे, ठीक है, जो उन्होंने नहीं दिया और उनको वीटो पावर नहीं मिली, ठीक है। तो कुछ गलतियां थी हमारी सरकार की तरफ से भी जो भी, जिसके कारण हमें इस युद्ध में हमें हार झेलनी पड़ी, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच के हुए युद्धों की। तो भाई जो पहला युद्ध था इनका 1947 में हुआ था कश्मीर को लेके। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ और तो उसमें क्या था, जो कश्मीर जो रियासत थी उसने कहा था कि भाई हम ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना तो भारत के साथ जाएंगे, और इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया और फिर भाई कश्मीर को भारत से मदद मांगनी पड़ी और फिर भारत ने उसकी हेल्प की और जहां भारत ने पाकिस्तान को भगा दिया वहां से, लेकिन कुछ पार्ट क्या था भाई पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, उसे ही हम बोलते हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जरा देखते हैं क्या वो बात हुई थी। कह रहा आजादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध का मुख्य कारण था कश्मीर। और इस युद्ध में कौन विजय रहा भाई, भारत क्या रहा, जीत गया इस युद्ध में। और इस युद्ध में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया या कर लिया उसने, और जिसको हम आज तक मतलब उन्हीं के पास है वो, और उसको बोलते हैं वो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग बोलते हैं, और जो पार्ट इंडिया के पास है उसे वो लोग बोलते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, आईओके। क्लियर, समझ गए। और पाकिस्तान लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, आजाद कश्मीर है, ठीक है। चलिए बात कर दें, युद्ध कुछ और भी युद्ध हुए थे, जरा उनके बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो भाई एक युद्ध था 1965 में जल बंटवारे को लेके, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया 1962 में चाइना से युद्ध लड़ा, ठीक है, जो कि काफी बड़ा युद्ध था। कह रहा है 1962 में हुए चीन युद्ध में भारत की समस्याएं समाप्त नहीं हुई और इसमें भारत हार भी गया था, आप लोग को पता होगा। और भाई 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान से फिर लड़ाई करनी पड़ी हमें जल की समस्याओं को लेकर, और इसमें तो हमने पाकिस्तान को बहुत आराम से हरा दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। कह रहा अंत में पाकिस्तान को हमने बड़े आराम से हरा दिया। आगे बात करेंगे। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। कह रहा भाई 1971 में क्या हुआ, अभी बांग्लादेश को लेकर युद्ध करना पड़ा हमें पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि वो बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था और बांग्लादेश चाहता था कि फ्री हो जाए उससे, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं इस युद्ध की। कह रहा 1971 में बांग्लादेश। कह रहा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की समस्याओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध भारत की जीत और पूर्वी पाकिस्तान की आजादी और एक नए देश बांग्लादेश के रूप में निर्माण हुआ, और इसी के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। और ये अब तक का वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा युद्ध है, जहां पे
91,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने क्या था, सरेंडर किया था। ठीक है, इतनी बड़ी मैन पावर ने, आज तक ऐसा युद्ध कभी देखने को नहीं मिला। चलिए, कह रहा है पाकिस्तान के बीच युद्ध। अच्छा देखो यार, 1990 में क्या हुआ, कारगिल युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें भी हम आराम से जीत गए और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी इस युद्ध में भी। ठीक है, 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में सेना तैनात करने और घुसपैठ करने के कारण घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन वे चला गया। 60 दिन तक लंबे चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से ढेर कर दिया। ठीक है, अच्छा भाई, जब जब भी पाकिस्तान और भारत भिड़े हमेशा भारत जीता है। पता नहीं पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है, फिर भी क्यों बार बार हमला करता रहता है। चलिए बात करें भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, तो भाई भारत की दक्षिण एशिया का एक विकासशील है। क्या भाई, भारत क्या है, एक दक्षिण एशिया का एक विकासशील देश है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, पता ही होगा आपको। जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या है भाई, चाइना के बाद हम ही आते हैं। ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि अभी करंट में इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, जरा जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ताकि बाकी लोग को लग जाए आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नता। भाई हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो हमारे यहाँ क्या विभिन्नताएं बहुत है। कहते हैं ना, विभिन्नताओं में एकता है हमारा देश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे भारत की जो राजनीतिक विशेषताएं जरा उनके अंदर देख लेते हैं। भाई भारत में क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है भारत, तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पे आपको पता है ना, लोकसभा राज्यसभा, हाँ, और संघीय शासन प्रणाली है। और वर्तमान में भाई प्रधानमंत्री कौन है, भाई नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है इनका। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, भाई द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अभी भी बनी है। क्लियर। चलिए बात करें जरा भारत की आर्थिक विशेषताओं के बारे में। तो यार देखो, आजादी के बाद भारत ने मिश्रित विकास में मॉडल को अपनाया, जिसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र को बराबर का महत्व दिया। मतलब गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, हिस्सेदारी करेगा। ठीक है, 1947 से लेकर 1991 तक भारत की वृद्धि दर सामान्य रही। ठीक है, और 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव किए और एलपीजी को अपनाया। ठीक है, और यहीं से भारत का विकास को बल मिला और 1991 के बाद भारत के विकास की गति तेज हो गई और वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर निर्यातक देश है वो क्या है, भारत ही है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और थी कि भाई 1991 के बाद ही क्या किया, प्राइवेटाइजेशन लागू हुआ था हमारे यहाँ भारत में, और उससे हमारे देश को बहुत ज्यादा बल मिला, इकोनॉमी को। बात करते हैं भारत की सैन्य विशेषताओं के बारे में। तो जरा भाई सैन्य क्षमता के अनुसार भारत विश्व में 5वें देश में आता है और सैनिकों की संख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान हासिल करता है। मतलब सबसे बड़ी सेना, मतलब दूसरी बड़ी सेना हमारे पास है। ठीक है, परमाणु हथियार से संपन्न देश है हमारे पास परमाणु हथियार भी है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, यूएनओ की शांति सेना में योगदान देता है भाई हमारे सैनिक। क्या है, यूएनओ की शांति सेना में भी हैं और उच्च गुणवत्ता के हथियार एवं प्रशिक्षित सैनिक भारतीय सेना के मुख्य विशेषता है। हमारे यहाँ भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड कमांडोज हैं, आपने सुना होगा भाई मार्कोस के बारे में। ठीक है, जो क्या बहुत ज्यादा खतरनाक कमांडोज हैं और हमारी ट्रेनिंग क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो कह सकते हैं आप वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, और लेकिन जो रैंकिंग है वो क्या आती है, दूसरे नंबर पे आती है संख्या के मामले में। ठीक, और क्वालिटी के मामले में हम टॉप 5 में आते हैं। चलिए बात करेंगे। तो ये था इस चैप्टर का एंड। उम्मीद करता हूं आप लोग को बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर साथ कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड